नमस्कार साथियों, आप लोगों का काफ़ी टाइम चला गया है। अभी मैं देख रहा था आप लोग सुबह से बैठे हुए हैं और अच्छा कर रहे हैं। अच्छा लगा आप लोगों को एक साथ में पहली बार मैं इस तरीके से देख करके। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, बस दो बातें करूँगा। आज की क्लास जो रखी गई है वो किस लिए रखी गई है इस पर थोड़ी सी बात कर लूँगा, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा आपको समझाने बताने नहीं आया हूँ। आज जो टीचर्स आपके सामने आ रहे हैं बस आपको ये पक्का करवाने के लिए आ रहे हैं कि आप कहीं से भी किसी भी छात्र से पीछे नहीं हटेंगे। और वैसे तो आप छात्र हैं ही नहीं, आप तो शिक्षक हैं, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। इसलिए सिलेबस तो आपको खैर पता ही है, जानकारी है ही आपको, और उतनी जानकारी तो हर किसी को होती है जो आप के लिए एक बेसिक तौर पर, एक प्राथमिक तौर पर होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि वो जानकारी आप लोगों को होगी, लेकिन आप कहीं से भी मत सोचिएगा कि मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक नहीं पढ़ाऊंगा। लिखने में थोड़ा कमजोर हूं, लिखने पर मत जाइएगा कि आप सोचिए कि यहाँ पर फोटो खींच लेंगे बोर्ड का, तो आप लोग को नोट बनाना रहेगा अपने आप से। मैं लिखने में थोड़ा कमजोर हूँ। बस आपको ये बताने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर कि आज की जो क्लास है ये आपको ये निश्चितता दिलाएगी, आपके मन में ये बात बैठाएगी कि आप शिक्षक हैं। और बेशक आप क्योंकि यहाँ पर आए हैं और ये तादाद आपकी बताती है कि आप शिक्षक हैं और आप बनेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। आपने जैसा कि आप सभी टीचर्स ने आपको बताया अपने बारे में, तो मैं भी अपने बारे में बता दूँ। बहुत कुछ नहीं हूँ, मेरा नाम तीर्थराम सोनी है। मैं आप सभी को हिंदी और संस्कृत बताऊँगा। ये मान करके चलिए कि हिंदी और संस्कृत से जो भी क्वेश्चंस आएंगे, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन 100% निश्चित है कि हिंदी के क्वेश्चंस आप छोड़कर नहीं आएंगे, अगर आप लगातार आते रहे और कक्षा में उपस्थित रहे तो। यह आशा करता हूं। तो हिंदी की बस शुरुआती बातें करते हैं हम लोग। हिंदी पढ़ने के लिए हमें जो सबसे अधिक आवश्यकता होती है भाषा की। भाषा क्या है? भाषा संस्कृत की भाष धातु से बनी है। भाष का अर्थ होता है किसी बात को अभिव्यक्त करना। भाषा की आवश्यकता कब पड़ी? आरंभ में लोगों की जो सब समस्याएं बढ़ती गईं, लोग आगे बढ़ते गए। हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो लोगों के पास वे सारी सुविधाएं नहीं थी जो आज के समय में हैं। ये सुविधाएं कैसे हुई? एक दूसरे के सहयोग से। और एक दूसरे का सहयोग कैसे मिला? हम जब हमें आपकी आवश्यकता होगी, आपसे कुछ चाहते होंगे तो क्या करेंगे? आपके पास आएंगे और अपनी बात आपके सामने रखेंगे। तो अपनी बात रखने के लिए हमने जिस माध्यम को चुना वो कहलाया भाषा। अब चाहे वह मौखिक रहा हो, इशारों से कोई बात की गई हो, या फिर कहीं कोई चित्रवादी बना करके दिखाया गया हो, कैसा भी। तो सबसे पहले तो भाई मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा शुरू हुई, सांकेतिक से मौखिक हुई और मौखिक से फिर हमारी लिपिबद्ध भाषा आपके सामने दिखाई दे रही है। तो अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा कहलाई। भाषा भाष धातु से बना, जैसा कि मैंने आपको बताया। और भाषा की आवश्यकता क्यों हुई? हमारी समस्त आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एक दूसरे से जब हम कन्वर्सेशन करेंगे, बातें करेंगे, बातचीत करेंगे, तो बातचीत करने के लिए हम जिस माध्यम को चुनते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि यहाँ सांकेतिक भाषा के लिए हिंदी में, या ऐसे कह लीजिए व्याकरण में, कोई स्थान नहीं है। हिंदी हम लोग व्याकरण से शुरुआत करेंगे और व्याकरण करके आपका बता देते हैं व्याकरण प्लस गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुख्य आपका व्याकरण ही होता है, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश में जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वे सभी कहां से होंगे? व्याकरण से ही रिलेटेड होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो गद्यांश में एक पंक्ति दी गई है, गद्यांश में कोई लाइन दी गई है, उससे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन अधिकतर यहां पर आपको देखना होता है संधि, समास और वर्तनी। ये सारा पोर्शन आपका व्याकरण का है। महर्षि पाणिनि ने कहा भी है कि यद्यपि बहु न अधीष्य तथापि पठपुत्र व्याकरणम वाणी तो व्याकरणेन शुद्धति, कि अगर बहुत अधिक ना पढ़ सकते हो तो फिर व्याकरण पढ़ लो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने व्याकरण कंप्लीट कर लिया तो गद्यांश और पद्यांश में ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसे आप सॉल्व न कर लो, जिसे आप हल न कर लो। ठीक है? तो गद्यांश पद्यांश की चिंता मत करिएगा, और व्याकरण मैं आपकी कंप्लीट करवा दूंगा, ये मैं पूरी गारंटी देता हूं। तो हो गया ना?
100% क्लियर होने के लिए आपको व्याकरण की तैयारी करनी होगी। व्याकरण का मतलब होता है विधन आकरण, आकरण माने होता है समझना, भी माने विधिवत, किसी चीज को विधिवत समझना ही व्याकरण कहलाता है। जब हम उससे विश्लेषण कर लेते हैं, यहां पर आपको मिलेगा भाषा जानने के लिए भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं। मैं ये इसलिए बता रहा था कि आपको सिलेबस तक ले चलूं। यहां कितनी इकाइयां होती हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भाषा शुरू होती है तो सबसे पहले ध्वनि से शुरू होती है। हम ध्वनियां निकालते हैं। आदिकाल में जब लोगों ने बोलना शुरू किया तो क्या किया, सबसे पहले ध्वनियां निकाली। आहट सुनते थे पशुओं की कि किस पशु से हमें कैसे सचेत रहना हो, किसको हमें मार के खाना है, तो देख लेते थे कौन सा पशु आ रहा होगा, ध्वनि से पता करते थे। धीरे धीरे वही ध्वनियां क्या हुई, वर्णों में बदल गई। अब ये वर्णों में कैसे बदली, काफी समय तक ये रहा कि लोग बात करने के लिए ध्वनियों का प्रयोग करते रहे। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग ने यह सोचा कि क्यों ना हम अपनी इन ध्वनियों को अपनी आगे आने वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित करें। आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए उन्होंने उन्हीं ध्वनियों को लिखित रूप में चिन्हों में प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया। तो प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करने का जो तरीका रहा उसे आपका वर्ण कहा गया। आप चाइनीज भाषा में देखते होंगे विभिन्न प्रकार के चित्रे बने होते हैं, तो वो चित्रे क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके वर्ण। यही वर्ण आपके हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, भाषा की इकाई जानने के लिए बहुत से लोग आपको बताएंगे कि वर्ण से शुरू होता है। ठीक है, वर्ण से शुरू होता है, ध्वनि नहीं होता, लेकिन ध्वनि मेन होता है, ध्वनि ही मुख्य होता है। अब कह दिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ऐसे पूछ लेता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो व्याकरण में आप लोग लिखते हैं कि वर्ण होता है। ठीक है, लेकिन सबसे लघुत्तम इकाई की जब बात की जाती है तो वहां स्वनिम या ध्वनि आ जाता है। अंग्रेजी में इसको फोनिक के नाम से ऐसे कुछ जानते हैं, हम तो अंग्रेजी खराती नहीं है, जानते नहीं अंग्रेजी, लेकिन स्वनिम इतना जानते हैं कि सबसे छोटी इकाई जो स्वनिम रहेगी, भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई बात की जाए अगर, ठीक है, तो वर्ण है। मौखिक इकाई की बात करेंगे तो स्वनिम या ध्वनि होगी। अब इसके बाद में दो चीजें हमने लिख दी हैं, हम यहां थोड़ा लिख देते हैं, उधर दो हो गई हैं। फिर आपका आता है शब्द, और शब्द से आता है वाक्य। तो यहां आप देखेंगे, ये चीज देखेंगे कि ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। ध्वनि से वर्ण बने, वर्ण से शब्द और शब्दों से वाक्य। वर्णों के सार्थक समूह को ही यहां पर शब्द कहा जाएगा और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाएगा। ऐसा कह सकते हैं कि भाषा की पूर्ण और सार्थक इकाई तो वाक्य होगा। जब पूर्ण इकाई की बात, पूर्णता की दृष्टि से देखा जाए तो वाक्य सबसे छोटी इकाई होता है। शाब्दिक दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो शब्द सबसे छोटी इकाई होता है, और लिखित रूप में देखा जाए तो वर्ण सबसे छोटी इकाई है, और मौखिक रूप से देखा जाए तो ध्वनि सबसे छोटी इकाई हो जाती है। अब यहीं से आपके सारे सवाल बन जाते हैं, व्याकरण यहीं से शुरू हो जाती है। आप यहां आएंगे, सबसे पहले ध्वनि पर बात करेंगे, तो ध्वनि के बारे में क्योंकि हम यहां पर कोई चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि परीक्षा में पूछा नहीं जाता है। स्वनिम से संबंधित बस एक ही सवाल पूछा जाता है, जब भी पूछा जाएगा कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो स्वनिम है, बस। इससे अधिक कुछ नहीं पूछा जाता है। जब भी पूछा जाता है तो वर्ण से पूछा जाता है। अब वर्णों के एक निर्धारित क्रम को कहते हैं हम वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के जैसे कि आप एक माला देखते होंगे, तो एक माली जब कोई माला बनाता है तो विभिन्न प्रकार के फूलों को एक निर्धारित क्रम में रखता है, तभी तो माला अच्छी लगेगी ना, कि ऐसा है अच्छी लगने लगेगी। ऐसे कोनो भी फूल कहीं भी घुसेड़ दो तो माला अच्छी नहीं बनेगी। लेकिन एक होता ना कि बीच में गुलाब रहेगा और फिर चंपा चमेली रहेगा, और फिर कितना अच्छा लगेगा। मानते कि नहीं? है कि नहीं? अब क्यों प्रसन्न करना हो, खुश करना हो, बढ़िया से माला बना के दे दो एक ठो, खुश हो जाएगा। होता ना गुलाब उलाब जाता है भाई, रोज डे वगैरह जाने कौन कौन सा डे हुआ है, खैर कोई बात नहीं, उस पर बात नहीं करते हैं। यहाँ बात करेंगे कि वर्णमाला क्या है। वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम, कि किस क्रम में किस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आएगा, इसे वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, अब उनका अलग अलग विश्लेषण कैसे किया गया है। जैसे कि आप लोग बहुत बच्चे सवाल करते हैं, आते आते एक बच्चे ने पूछ लिया कि सर ये बताइए कि सर अग्रिम स्वर कौन से होते हैं। तो अग्रिम स्वर कह लो या फिर अग्र स्वर कह लो, मैंने कहा चलो क्लास में ही आपको बताऊंगा। तो अग्र स्वर कौन से होते हैं बच्चे ने पूछ लिया। तो वहां जब पहुंचेंगे तो हम यहां पर जब ये दो भाग हमने कहा ना कि स्वर और व्यंजन, दो भागों में बांटेंगे। स्वर देखेंगे पहले, फिर व्यंजन देखेंगे। स्वरों का जब हम वर्गीकरण करेंगे, 5 आधारों पर हम आप लोग वर्गीकरण करेंगे, तो आज पूरी क्लास तो नहीं पढ़ा रहे हैं, बस इतना आप जान लीजिए कि यहीं से वर्णमाला से ही आपका
कार्यक्रम शुरू हो जाता है और वर्णमाला से ही आपकी आती हैं संधियां। ठीक है, बता देता हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि अग्रस्वर सर नहीं बताया है कि नहीं। तो ई ए होता है अग्रस्वर, आप देख लीजिएगा, ई ए और आई, ये 4 स्वर होते हैं जो अग्रस्वर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जबान के अग्रिम भाग से, जिह्वा जो होती है, जबान होती है ना, इसके आगे के भाग से बोले जाने वाले वर्ण अग्रस्वर कहलाते हैं। हम इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक क्रम से हम लेकर के चलेंगे। अभी तो आपको बस हम इतना निश्चित कर रहे हैं कि आप डरिएगा नहीं। बहुत लोग कहते हैं ना कि सिलेबस में बहुत हवा है, बहुत लोग कहते हैं हिंदी बड़ी कठिन है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अरे हिंदी कुछ है नहीं है, जीरो है, कोनो बात नहीं। तो बिल्कुल सही है जो कहते हैं कि हिंदी कुछ कोई टेंशन नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना है, हम है ना आपके साथ, टेंशनवा नहीं लेना है। आपको करना क्या है, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको 100% पास करा के दिखाएंगे। कहा है कि भार्गवी एजुकेशन सेंटर जो है ना, ये कोचिंग जो खोला गया है, खाली इसी उद्देश्य से खोला गया। हमारा परम ध्येय यही है कि हर जिले में, हर क्षेत्र में एक ना एक अपना टीचर होना चाहिए, बस यही एक उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं हमारा। तो हम लोग अभी यहां पर संस्कृत की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। व्याकरण जो हिंदी में आप देख रहे हैं वही संस्कृत में भी देखेंगे। संस्कृत में भी आपकी वर्णमाला से शुरुआत करेंगे, वर्णों से संधियां बनती हैं, उस वर्ण के बाद में जो हम शब्द पर पहुंचेंगे तो शब्द में पद क्या होता है ये देखेंगे। शब्द विचार के अंतर्गत किस किस प्रकार के शब्द होते हैं। बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं ना कि सर वाक्यांशों के लिए एक शब्द में बड़ी दिक्कत होती है कि नहीं। हम आपको यहाँ शब्द के माध्यम से बताएंगे, शब्दों में ही आपका समास आएगा। फिर हम वाक्य पर चर्चा करेंगे, वाक्य में त्रुटि मार्जन करेंगे, विराम चिन्हों की चर्चा करेंगे, आदि आदि। तो बस इतने हमारा बताना रहा। हम सिलेबस बताने के लिए पूरा नहीं खड़े हुए हैं, या फिर ये भी नहीं बताने के लिए खड़ा कि आज क्लास में आपका पूरा मास्टर बना देंगे एकदम से। टाइम आपका बहुत ले लिया गया है। बाकी हम बात करेंगे संस्कृत में। तो संस्कृत में आप देखिएगा, संस्कृत में एक लौकिक और दूसरा वैदिक, द्वित्व फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चूंकि आप कक्षा 6 से 6, 7, 8 वगैरह पढ़ाएंगे, तो अब वैदिक संस्कृत तो आपसे कहूँ पूछे नहीं जाएगा, कहा कि लौकिक संस्कृत चलता है, वैदिक संस्कृत पूछे नहीं जाता है। वैदिक संस्कृत का खाली एक ही वेद आपको मिलेगा, वो होगा ऋग्वेद। इसके अलावा कोनो है ये नहीं वैदिक संस्कृत का। ठीक है, बाकी के वेद आपके लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं, तो यही एक कठिन मिलेगा, है ना। वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद, ये 4 प्रकार के ग्रंथ आपको मिलेंगे, वेद, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। और इनसे संबंधित हम लोग शास्त्रों पर चर्चा करेंगे। बहुत अधिक शास्त्र पीछे नहीं लिखे गए हैं, 4 वेद लिखे गए हैं, 4 वेद आप सभी को पता होंगे। बाकी लौकिक साहित्य पर चर्चा करेंगे, आदि कवि वाल्मीकि, कालिदास, भास, भारव, भवभूति आदि के विषय में। तो हम लोग अभी के लिए इतने पढ़ते हैं, बाकी व्याकरण हम आपको पूरा कंठस्थ कराएंगे, पूरा तैयार करवाएंगे। ये समझ लीजिएगा कि खेल खेल में पढ़ना रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। मैं आसान करने के लिए आपके पास आया हुआ हूँ, ताकि आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएं और आपको लगे कि वास्तव में आप एक शिक्षक हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कल हमारी अगली क्लास है 9:30 बजे से, तो आप सभी का स्वागत रहेगा और आशा करता हूँ कि आज से ज़्यादा संख्या में आप लोग कल आएंगे। नमस्कार।